नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। क्रिकेट विश्व कप में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शनिवार को खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की है। भारत ने अपनी इस जीत के साथ ही सेमीफाइनल में अपने दावे को और मजबूत कर लिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने 192 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने बड़ी आसानी से ये जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने 86 और श्रेयस अय्यर ने नाबाद 53 रन की शानदार पारी खेली। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुने गए। बुमराह ने 7 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 8वीं बार हराने का रिकॉर्ड बना लिया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों पर जमकर नाराजगी जाहिर की। बता दें, अहमदाबाद में वर्ल्ड कप के सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबले में भारत के सामने पाकिस्तान की टीम मात्र 191 रनों का लक्ष्य रख सकी। इसी के बाद शोएब अख्तर ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो पाकिस्तान के प्रदर्शन से काफ़ी निराश हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सभी बल्लेबाजों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन टीम इसे नहीं बुना सकी। पाकिस्तान के पास वो टैलेंट नहीं था जो लंबा स्कोर करता। एक बहुत अच्छी ट्रैक और बैटिंग विकेट पर पाकिस्तान के हाथों मैच का फिसलना देखकर दिल दुखता है। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की तारीफ की और कहा कि भारतीय स्पिनर ने शानदार प्रदर्शन किया, तबाही कमबैक किया और रोहित शर्मा की लाजवाब कैप्टेंसी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के मैच देखने पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम को बधाई दी। अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, इस शानदार जीत के लिए हमारी क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई। एक दिवसीय वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने अपने जीत को बरकरार रखा। आप सबने दिखाया कि किस तरह टीम वर्क से अपने देश के लिए एक लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इससे पहले अमित शाह को बाकी क्रिकेट प्रशंसकों के साथ दर्शक दीर्घा में बैठे देखा गया। तस्वीरों में वो मुस्कुराते और खेल का आनंद लेते नजर आए। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में बड़ी सियासी उठापटक दिखाई दी है। बीजेपी को चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लगा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी की तरफ रुख करने वाले नेताओं ने अब उससे किनारा कर लिया है। 1.5 साल के बाद 3 पूर्व मंत्रियों समेत 8 वरिष्ठ नेताओं की कांग्रेस में वापसी हुई है। ये सभी नेता पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खेमे के बताए जा रहे हैं। इन नेताओं में पूर्व मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत सिंह कांगड़ भी शामिल हैं। इसके अलावा हंसराज जोसन, कमलजीत सिंह ढिल्लो, करणवीर सिंह, मोहिंदर कुमार रिंडबा और पूर्व विधायक जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू ने कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल की मौजूदगी में पार्टी में वापसी की। कांग्रेस में दोबारा वापसी करने पर बलबीर सिद्धू ने कहा कि उनकी पुरानी पार्टी है और उनसे जो गलती हुई थी उसे आज सुधार लिया है। पूर्व मंत्री राजकुमार वेरका ने बीजेपी को कट्टरवादी पार्टी बताया। राजस्थान में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में बगावत का सिलसिला जारी है। पार्टी के कई नेताओं ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब सांचौर के 8 में से 6 मंडल अध्यक्षों ने एक साथ इस्तीफा देकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। राजस्थान तक के अनुसार सांचौर में बीजेपी ने सांसद देवजी पटेल को टिकट दिया है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग देवजी पटेल को टिकट मिलने से नाराज हैं और उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। पार्टी के इस फैसले के खिलाफ शनिवार को सांचौर विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडल अध्यक्षों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर जाति जनगणना को लेकर निशाना साध रही है और तंज कस रही है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी का फोटो ट्वीट किया गया है, जिसमें वो एलेक्सा से पूछ रहे हैं कि जाति जनगणना से कैसे बचा जाए। जिसके बाद एलेक्सा कहता है कि मोदी जी, आप बस मुद्दे से ध्यान भटकाते रहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने कैप्शन में लिखा है, जाति जनगणना से बचने के उपाय खोजते पीएम मोदी। बता दें, जब से कांग्रेस ने जाति जनगणना, ओबीसी और दलितों का मुद्दा उठाया है, तब से पीएम मोदी इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि कल हैदराबाद में एक छात्रा की आत्महत्या का समाचार अत्यंत दुखद है। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। युवाओं के सपनों की, उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं की। तेलंगाना का युवा आज बेरोजगारी से पूरी तरह टूट चुका है। पिछले 10 सालों में बीजेपी रिश्तेदार समिति यानी बीआरएस और बीजेपी ने मिलकर अपनी अक्षमताओं से राज्य को तबाह कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जॉब कैलेंडर जारी करेगी। 1 महीने में यूपीएससी की तर्ज पर टीएसपीएससी की पुनर्गठन करेगी और 1 साल के भीतर 2 लाख खाली सरकारी पदों को भरेगी, ये गारंटी है।
दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश लाओस में ओडिशा के 35 कामगारों को बंधक बना लिया गया है। कामगारों ने वीडियो के जरिए लोगों का ध्यान खींचा है। वीडियो में उन्होंने बताया है कि जिस कंपनी में वो लोग काम करते थे उसने उन्हें बंधक बना लिया। इन श्रमिकों ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि जिस प्लाईवुड कंपनी में वो काम कर रहे थे उसने 1.5 महीने पहले अपना काम बंद कर दिया है, लेकिन इतने दिनों के बाद भी ना तो उन्हें वापस घर लौटने की इजाज़त दी जा रही है और ना ही बकाया वेतन दिया जा रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आला अधिकारियों को लाओस में फंसे इन श्रमिकों को वापस लाने के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का कहना है कि पश्चिमी गजा पट्टी में जमीनी तथ्यों को बिगाड़ने के लिए इजराइल अपने अपराधों को वैध बनाने की कोशिश कर रहा है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने शुक्रवार शाम दमिश्क में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ एक बैठक में ये टिप्पणी की। उन्होंने संकेत दिया कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध मोर्चा यानी हमास लंबे समय तक रंगभेदी इजरायल शासन के खिलाफ खड़े होने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि ईरान कई देशों के संपर्क में है। ईरान के विदेश मंत्री का दौरा रणनीतिक है। पूरी दुनिया में तमाम देश इस युद्ध पर बढ़ते जा रहे हैं। ईरान ने हमास को शुरू से ही सहयोग और समर्थन दिया है। ईरान के अलावा कतर, जॉर्डन, इजिप्ट, रूस, चीन आदि ने हमास का समर्थन करते हुए इजराइल से गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम रोकने की अपील की है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय और पश्चिमी अधिकारी ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं और दोनों पक्ष फिलिस्तीन में ताज़ा घटनाक्रम पर विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ईरान की मांग है कि फौरन इस्लामिक देशों के संगठन OSCE के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाकर इस पर विचार किया जाए। ये समय एकजुटता का है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ईरान के नेतृत्व में युद्ध में नया फ्रंट बन सकता है। BBC की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने कहा है कि उसके उप विदेश मंत्री अगले सप्ताह कतर में हमास के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान बीते सप्ताह हमले के बाद बंधक बनाए गए इस्राएलियों की रिहाई पर चर्चा होगी। बता दें, रूस लगातार फिलिस्तीन की आवाज़ उठा रहा है। BBC रशिया के संपादक के अनुसार रूस फिलहाल एक संभावित शांतिदूत की भूमिका निभाने की कोशिश में है। उन्होंने ये भी बताया कि रूस के हमास और ईरान दोनों से ही संबंध हैं। ईरान पर हमास के चरमपंथियों को फंडिंग देने के आरोप भी लग रहे हैं। रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल बोगदानोव ने समाचार एजेंसी से कहा कि वो अपने दौरे पर हमास के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने की संभावना को खारिज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, अगर वो चाहेंगे तो हम हमेशा संपर्क के पक्ष में रहते हैं। बीते महीने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के बाद अब खबर आ रही है कि कोरिया ने रूस को सैन्य उपकरण भेजे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया है कि उसने रूस को बड़ी संख्या में सैन्य उपकरण भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में होगा। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने हाल के सप्ताहों में उपकरणों और युद्ध सामग्री से भरे 1000 से अधिक कंटेनर भेजे हैं। अधिकारियों ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। साथ ही बताया है कि ये तस्वीरें उत्तर कोरिया के नेजे में एक साथ खड़े 300 कंटेनरों की हैं। अल जजीरा की खबर है कि उत्तरी गजा और वेस्ट बैंक में इसराइल लूटे पिटे फिलिस्तीनी लोगों के काफिले पर बमबारी कर रहा है। उत्तरी गजा में हजारों लोगों की जबरन निकासी चल रही है, जिसे मानवाधिकार पर्यवेक्षकों ने युद्ध अपराध बताया है। गजा में स्वास्थ्य मंत्रालय का अब कहना है कि पिछले 24 घंटों में गजा में इसराइली हमलों में 324 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1000 अन्य घायल हुए हैं। पिछले 8 दिनों में इसराइली हमलों में कम से कम 1900 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 7696 घायल हुए हैं। इसराइल में मरने वालों की संख्या 1300 तक पहुंच गई है और 3400 घायल हुए हैं। शुक्रवार देर शाम उत्तरी गजा से बाहर निकल रहे एक फिलिस्तीनी काफिले पर हमले की खबर आ रही है। BBC ने कहा है कि हमले से जुड़े वीडियो फुटेज सामने और उसकी पड़ताल करने के बाद अब BBC वेरीफाई की टीम ने इसकी पुष्टि कर दी है। BBC वेरीफाई ने बताया है कि यह हमला सलाह अल दीन सड़क पर हुआ है। ये उत्तरी गजा से दक्षिण तक जाने वाले उन 2 निकासी मार्गों में से एक है जहां से आम नागरिक गुजर रहे हैं। बता दें, इजरायली सेना ने उत्तरी गजा में रह रहे आम लोगों को शाम 4 बजे तक इलाका खाली करने को कहा था, जिसके बाद इन मार्गों पर भारी भीड़ है और फिर हमला की खबर भी आ गई है। शुक्रवार को काफिले पर हुए हमले के बाद मौजूद फुटेज में कम से कम 12 शव नजर आ रहे हैं।
इनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, बच्चे जिनमें से कुछ की उम्र 2 से 5 साल तक लगती है। इजरायली सेना ने शनिवार को कहा है कि उन्हें लेबनान पर हमले में समाचार एजेंसी रॉयटर्स के पत्रकार की मौत होने का बहुत अफसोस है। इजरायली सेना ने कहा वो दक्षिणी लेबनान में एक घटना की जांच कर रही थी जिसमें एक रॉयटर्स पत्रकार की मौत हो गई थी। घटनास्थल पर मौजूद रॉयटर्स के एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि वो इसराइल की ओर से दागी गई मिसाइलों से मारा गया था। वहीं सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचर्ड ने ब्रीफिंग में कहा, हम रॉयटर्स पत्रकार के साथ हुई घटना से अवगत हैं। उन्होंने कहा, हम इस पर गौर कर रहे हैं, हमारे पास पहले से ही दृश्य हैं, हम जिरह कर रहे हैं, ये एक दुखद बात है। गजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ खाड़ी देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल ने गजा निवासियों को इलाका छोड़ने के लिए कहा है। शुक्रवार को सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन न्यूयॉर्क शहर में हुआ, जहां हजारों लोगों ने पूरे अमेरिकी राजनीतिक प्रतिष्ठान और पश्चिमी मीडिया के इजराइल समर्थक प्रचार के खिलाफ रैली निकाली। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क के प्रदर्शन में 1000 से अधिक यहूदी भी शामिल थे, जिन्होंने गजा में हो रहे अपराधों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। बता दें, 2021 के एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि 1/4 अमेरिकी यहूदी इसराइल को फलिस्तीनियों के प्रति शत्रुतापूर्ण रंगभेदी राज्य मानते हैं। मौजूदा युद्ध के बाद यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। गजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को बाकी विरोध प्रदर्शन पिट्सबर्ग, पोर्टलैंड और वाशिंगटन डीसी में भी हुए, जिनमें सैकड़ों लोग शामिल थे। इन प्रदर्शनों में ज्यादातर प्रोफेशनल्स और हर पृष्ठभूमि के युवक शामिल हुए। लंदन में ब्रिटिश सरकार के सारे आदेशों को अंगूठा दिखाते हुए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी थी कि वो फिलिस्तीनी झंडा लेकर प्रदर्शन ना करें, लेकिन लोगों ने भारी तादाद में फिलिस्तीनी झंडों के साथ प्रदर्शन किया। दुनिया के 22 मुस्लिम देशों में कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहां फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन ना हो रहे हों। प्रदर्शनों का ये सिलसिला जुमे की नमाज के बाद शुरू हुआ था, जो शनिवार को अलग अलग टाइम जोन में जारी है। बगदाद के तहरीर चौक पर इराक के प्रभावशाली शिया नेता मुक्तदा अल सद्र के आह्वान पर हजारों लोग जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हो गए। यमन की राजधानी सना में प्रदर्शनकारी यमनी और फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के झंडों को पैरों से रौंदा। फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शुक्रवार की नमाज के बाद मलेशिया के कुआलालंपुर में लगभग 1000 मुसलमानों ने रैली की। बेरूत में लेबनान के हिजबुल्लाह समर्थक हजारों लोगों ने लेबनानी, फिलिस्तीनी और हिजबुल्लाह के झंडे लहराए। सीरिया की राजधानी दमिश्क में प्रदर्शनकारियों ने भी रैली निकाली। शुक्रवार की नमाज के बाद मिस्र यानी कि इजिप्ट के प्रदर्शनकारियों ने सुन्नी मुस्लिम दुनिया की सबसे प्रमुख धार्मिक संस्था काहिरा शहर के ऐतिहासिक अल हज़र मस्जिद में फिलिस्तीन के लिए दुआ की और कहा कि इसराइल पीढ़ी दर पीढ़ी उनका दुश्मन बना हुआ है। इसराइल हमास युद्ध के बाद एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में खाड़ी क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अमेरिकी F-15 स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान मध्य पूर्व इलाके में पहुंच गया है। उनकी रणनीतिक तैनाती की जा रही है। अमेरिकी वायुसेना के लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सस जी ग्रीनकेविच ने कहा कि अमेरिकी सेना पूरे मध्य पूर्व में स्थायी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लड़ाकू विमानों को तैनात करके हम अपनी साझेदारी और क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ रॉयटर्स को रियाद से जुड़े 2 सूत्रों ने बताया कि सऊदी अरब इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की अमेरिकी समर्थित योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल रहा है। इसराइल हमास युद्ध बढ़ने के साथ ही सऊदी अरब अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं पर तेजी से पुनर्विचार कर रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार गजा शहर में हमास के हवाई हमले का नेतृत्व करने वाले सीनियर कमांडर मुराद अबू मुराद के इजरायली सैन्य कार्रवाई में मारे जाने की खबर है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुराद अबू मुराद शुक्रवार को हमास के एक ऑपरेशन सेंटर पर इजरायली सेना के हमले में मारे गए। हमास यहीं से आसमान में अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। हालांकि हमास ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुराद अबू मुराद के मारे जाने की खबर दी है। इस पोस्ट में मुराद को हमास के एयरफोर्स का चीफ बताया गया है। इजरायली सेना ने उत्तरी गजा में रह रहे आम लोगों को शाम 4 बजे तक का समय दिया है और कहा है कि इलाका खाली कर दें। एक प्रवक्ता के अनुसार उत्तरी गजा में रह रहे लोगों को दक्षिणी की ओर बढ़ने के लिए 2 रास्तों से निकलने की इजाज़त दी गई है।
इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता अभिचे आद्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच बिना किसी नुकसान के 2 रास्तों से बाहर जा सकते हैं। इजरायली सेना के ज़मीनी हमले शुरू होने के बाद गजा में रहने वाले लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा गया है। उत्तरी गजा खाली करने के लिए इजरायली सेना के द्वारा शाम 4 बजे तक के समय पर यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि उत्तरी गजा को खाली करने का इजरायली सेना का आदेश लागू करना असंभव है। बोरेल ने कहा, कल्पना कीजिए कि आप गजा जैसी स्थिति में 24 घंटे के अंदर 10 लाख से अधिक लोगों को एक से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ये सिर्फ मानवीय संकट ही पैदा करेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।